नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिरर थ्योरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं बोलना भूल गया था, जब हाल फिलहाल में अभी अमेरिका ने जो है वेनेजुएला को बम के साथ हैप्पी न्यू ईयर विश किया है, तो मुझे भी याद आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें याद दिला दिया है कि अब हम 2026 में जी रहे हैं। जब भी दुनिया के किसी देश को तानाशाह, लोकतंत्र का दुश्मन और मानवाधिकार का हननकर्ता कहा जाए, तो 3 सवाल है जो जरूर पूछना बनता है। पहला, क्या वहाँ तेल है? दूसरा, क्या वहाँ संसाधन है? और तीसरा, क्या वह अमेरिका की बात मानता है? आज बात सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, आज बात है एक पैटर्न की जो वेनेजुएला से होकर के भारत तक जाता है। अब हम बात करेंगे वेनेजुएला का। वेनेजुएला अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है? वेनेजुएला में अमेरिका इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? एक्चुअली अमेरिका को वेनेजुएला में कोई मानवाधिकार की चिंता नहीं है, ना ही चिंता है लोकतंत्र की, और ना ही चिंता है कि वहाँ कोई तानाशाही है। अगर अमेरिका का वेनेजुएला के साथ कोई इंटरेस्ट है तो वो है तेल को लेकर के। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है, और ये लगभग 303 अरब बैरल तेल का जो भंडार है वो वेनेजुएला अपने यहाँ संरक्षित रखता है। और आज के समय में तेल का मतलब है पैसा, कंट्रोल और पावर। पहले अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदता था बहुत ही बड़ी मात्रा में, और इससे जो अमेरिकी कंपनियां थी उन्होंने बहुत ही ज्यादा मुनाफा बनाया। यहाँ तक की कहानी आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअल में वेनेजुएला और अमेरिका का मामला क्या है। अब थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ चलते हैं और नजर डालते हैं कि हुआ क्या था। 1999 में वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज नाम के एक व्यक्ति थे और वो राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति बनते ही उनका जो सबसे बड़ा काम था वो अपने देश की बेरोजगारी को हटाना, शिक्षा को बढ़ाना और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना। इसी के चलते उनकी नज़र जो है वो पड़ती है कि वेनेजुएला में अमेरिका के जो तेल का खेल है वो किस तरीके से चल रहा है। और जैसे ही ह्यूगो चावेज को ये बात समझ में आती है, वो बोलते हैं अगर तेल हमारा है तो इसका फायदा भी हमारी जनता को मिलना चाहिए। इसके लिए चावेज क्या करते हैं कि 2007 में अपने तेल उद्योग का पूरी तरीके से राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। राष्ट्रीयकरण करने के बाद अपने ही देश की एक सरकारी कंपनी जिसका नाम था PDVSA, इस कंपनी को अपने देश के तेल की सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। और 2007 से 2009 के बीच अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियां एक्सॉन मोबिल और कोनोकोआ फिलिप्स, इनको बहुत बड़ा नुकसान होता है और इनको वेनेजुएला से बाहर भी निकाल दिया जाता है और इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। और यहीं से अमेरिका का असली प्रॉब्लम शुरू होता है। अब हम इतिहास को और लंबा न खींचते हुए आज के सिनेरियो को देखते हैं कि निकोलस मदुरो कौन था और इसका असली गुनाह क्या था। एक्चुअली वर्ष 2013 में चावेज की मृत्यु कैंसर की वजह से हो जाती है और मदुरो जो है वो देश के नए राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने से अमेरिका वेनेजुएला के संबंधों में कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मदुरो उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं जिसे चावेज छोड़ के गए थे। लेकिन अमेरिका इस चीज को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं था, तो वो क्या करता है, वो एक सो कॉल प्रोपेगेंडा तैयार करता है जिसमें कहता है कि मदुरो तानाशाह है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला है और देश को न संभाल पाने की स्थिति में है, और साथ ही साथ उसने मानवाधिकार को भी तोड़ा है। लेकिन असली वजह ये नहीं थी, असली वजह कुछ और थी, जिसमें शामिल था मदुरो के द्वारा पूरी तरीके से अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला से बाहर निकाल देना, तेल पर सरकारी कंट्रोल को और ज्यादा बढ़ा देना, रूस, चीन और ईरान से संबंध बढ़ाना और अमेरिका के सामने घुटने ना टेकना। एक सवाल पूछिए, क्या अमेरिका उन तानाशाहों से भी लड़ता है जो अमेरिका की बात मानते हैं, जो अमेरिका को फायदा पहुंचाते हैं? अब बात करते हैं कि लोकतंत्र एक सच है या बहाना। अमेरिका के लिए लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर अमेरिका को लोकतंत्र की इतनी चिंता होती तो सऊदी अरब में उसने लोकतंत्र की मांग क्यों नहीं की?
मिस्र पर सैन्य तख्तापलट जब हुआ था तो उस पे वो चुप क्यों रहा, और पाकिस्तान में जो उसका सबसे बड़ा मित्र बन के सामने आ रहा है, जब वहां पे तख्तापलट हुई तब उस पे सवाल क्यों नहीं उठाए। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां अमेरिका को फायदा था, वो अमेरिका की बात मानते थे और वो अमेरिका की चाटुकारिता करने के लिए तैयार थे, और वेनेजुएला बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र एक शब्द है जिसे अमेरिका अपने जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। दूसरी तरफ तब लोकतंत्र कहाँ था जब 1953 में ईरान में ऑपरेशन अजाक्स किया गया, 1973 में चिली में CIA समर्थित आर्थिक तख्तापलट की गई, और 2013 में मिस्र में जब सैन्य तख्तापलट किया गया तब अमेरिका चुप क्यों था और तब लोकतंत्र कहाँ था। अब अमेरिका वेनेजुएला में कौन सा खेल खेलता है जिसके वजह से मादुरो अपने ही देश वेनेजुएला में और वेनेजुएला के लोगों के बीच में एक दुश्मन की तरह सामने आया, उसे दुश्मन बना लिया गया, उसे अपने ही देश में अपने ही शासन सत्ता में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल प्रतिबंध लगाए, बैंकिंग प्रतिबंध लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए और व्यापार पर रोक लगाई। आर्थिक प्रतिबंध 2017 में पूरी तरीके से लगाया गया, 2019 में तेल निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है, 2020 में बैंकिंग और आर्थिक प्रतिबंध पूर्णतया लागू कर देता है। और इससे होता क्या है, सरकार गिर गई, सेना टूट गई और सामान्य जनता पूरी तरीके से बर्बाद हुई। और बर्बादी का आलम कुछ इस तरीके से था कि UN ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया गया कि वेनेजुएला में कम से कम 40,000 लोगों की मौत हुई और 70 लाख से ज़्यादा लोग अपने ही देश को छोड़ करके बेघर हो गए। अब फिर अमेरिका बोलता है देखो सरकार फेल हो गई, पहले हालात खराब करो फिर दोष उसी सरकार पर डाल दो। अब बारी आती है रिजीम चेंज की, जिसे वेनेजुएला के अगर संबंध में देखें तो इसे अंदर का खेल भी कहा जाएगा। अमेरिका ने अंदर के खेल को कैसे खेला। अमेरिका ने वेनेजुएला में शासन सत्ता रहते हुए विपक्षी पार्टी के नेता को राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया, वहां पे फंडिंग की और मीडिया से के द्वारा एक नैरेटिव चलाया वहां पे, और इसका मकसद साफ था कि सरकार बदलो और सिस्टम सारा अपने कंट्रोल में रखो। अब हम इस चीज को भारत को उदाहरण बनाकर समझने की कोशिश करेंगे। क्या अमेरिका ऐसा सिर्फ छोटे देशों के साथ करता है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ऐसा बड़े देशों के साथ भी करता है। अमेरिका ने ऐसा चीन के साथ भी करने की कोशिश की, अमेरिका ने ऐसा भारत के साथ भी किया। अब हम इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि तेल का खेल यहाँ भी किस तरीके से चलाया गया। बात है यहाँ भारत और रूस के संबंध की। भारत और रूस का संबंध पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। भारत इस समय आर्थिक ऊंचाइयों को छू रहा है, तरक्की कर रहा है, और भारत में जो विकास की गति पकड़ी हुई है वो कई देशों के सोच के परे है। भारत जो है रूस के साथ अपने जरूरत का लगभग 2% ही तेल खरीदता था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बाद होता क्या है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 40% से ज्यादा तेल वो रूस के साथ खरीदना शुरू कर देता है। उसका कारण ये नहीं था कि भारत जो है वो किसी तरीके से रूस को फंडिंग करना चाहता था। एक्चुअली रूस के साथ तेल खरीदने पर भारत को बड़ा डिस्काउंट था, वो भारत को रूस से दिन ब दिन तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता था, और भारत को अपने देश के लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए इस तेल की जरूरत थी तो भारत तेल खरीदता था। और भारत ने हमेशा इस पर एक स्टैंड लिया कि हम अपने देश के लोगों की जरूरत को सर्वोपरि रखेंगे और किसी के भी दबाव में आकर के हम किसी के तेल के खेल में फंसने वाले नहीं हैं। और उसका नतीजा ये निकलता है, डोनाल्ड ट्रंप जी इस बात से खफा थे कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ तेल का व्यापार क्यों नहीं कर रहा है, वो रूस के साथ तेल का व्यापार क्यों कर रहा है। तो दिसंबर 2024 में या तो हम समझें कि ये उनका डर बोलता है या तो वो खुद बोलते हैं कि अगर भारत ब्रिक्स करेंसी बनाने में ब्रिक्स देशों की मदद करता है तो हम उसके ऊपर 100% का टैरिफ ठोक देंगे। और 2025 में वो एक और भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि इंडिया इज अ बिग अब्यूजर ऑफ द टैरिफ। इसका मतलब ये था कि भारत व्यापार में हमारा फायदा उठाता है
और इन सारे सिनेरियो का एक नतीजा आता है भारत के ऊपर और भारत के इंडस्ट्री के ऊपर, जिसमें भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम शामिल था। उस पर हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी या अमेरिका, इन्होंने तकरीबन 50% तक टैरिफ लगा दिया, व्यापार पर दबाव भी बनाया और सार्वजनिक धमकियां भी दी। और उसके बाद भी हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी बोलते हैं हमारे भारत के साथ बहुत ही बेहतरीन संबंध है। भाई ये किस प्रकार का संबंध है, आप कमेंट में बताइए, मुझे तो नहीं समझ में आता। अब एक सवाल, आखिर भारत तेल किससे खरीदेगा? इसका फैसला अमेरिका करेगा। अब एक पैटर्न की बात करते हैं। वेनेजुएला ने अमेरिका की बात नहीं मानी, प्रतिबंध 2017 से अब तक। ईरान अपनी नीति बनाता रहा, उसके ऊपर प्रतिबंध 1979 से अब तक। रूस दुश्मन देश, उसके ऊपर अब तक 2 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका, 2014 और 2022। और भारत और रूस के बढ़ते संबंध और तेल का व्यापार, तो भारत के ऊपर टैरिफ दबाव 2024-25। अमेरिका का एक ही संबंध है, या तो हमारी लाइन पे चलो या तो कीमत चुकाओ। अब हम आखिर में बात करते हैं कि ये लड़ाई ना ही मानवाधिकार की है और ना ही लोकतंत्र का है। सारा खेल तेल का है। तेल का मतलब पैसा, पावर और कंट्रोल। वेनेजुएला में समस्या है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसका समाधान बम, दबाव और प्रतिबंध नहीं है। जब कोई ताकत दूसरों की राजनीति अपने फायदे के लिए चलाती है तो उसे मदद नहीं कहते, उसे शोषण कहते हैं। सवाल ये नहीं है कि वेनेजुएला में क्या गलत है, सवाल ये है कि हर संकट में अमेरिका का फायदा क्यों होता है, हर संकट में अमेरिका अपने फायदे को कैसे तलाश लेता है। अब मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ना हमारे ट्रंप जी का तेल सस्ता है, ना उनकी दोस्ती। अगर आपको लगता है कि हर देश को अपने फैसले खुद लेने चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यहाँ सत्ता की कहानी नहीं, सच्चाई का आईना दिखाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।